इसी बात को विस्तार के साथ रखा है, मैं कुछ शब्दों में उसी की नकल पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। मित्रों, मैं परिषद के इस अनेक विपरीत परिस्थितियों में इस 65वें अधिवेशन के आयोजन के लिए प्रोफेसर रजनीश शुक्ल जी की और उनकी जो टीम है, टीम को मैं मेरे पास नहीं है कि मैं किन शब्दों के माध्यम से उसके प्रति अपना आभार व्यक्त करूं। और मैं अपना ही नहीं, संपूर्ण परिषद का आभार स्वीकार करता हूं विश्वविद्यालय के कुलपति और उस पूरी टीम के प्रति, जिन्होंने इस महनीय कार्य को, जो बहुत दिनों से टलता जा रहा था और बहुत ही कठिन लग रहा था, उसको और अधिक सुसंगत ढंग से, ऑफलाइन की तुलना में ज़्यादा सुसंगत ढंग से उसको संपन्न किया। यह एक महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय बात है। और इसकी विशेषता ये रही, ऑनलाइन अधिवेशन की विशेषता ये रही कि कल शाम को मेरे 2, 3, 4 मित्रों ने फोन करके मुझसे ये कहा कि सर, 5 दिनों में ऐसी आदत पड़ गई है कि दिन भर सुनते रहने की, अब कल आप समाप्त कर देंगे तब हम लोग क्या करें। हमने उन युवा मित्रों से यही कहा, उसके बाद आप अगले अधिवेशन के लिए पेपर लिखना शुरू कर दीजिए, पुस्तकें पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगला अधिवेशन जब भी हम करते हैं तब और अच्छे पेपर के साथ उपस्थित होइए, क्योंकि जो आरंभ होता है वो कभी न कभी उसका समापन तो होता ही है। जब उद्घाटन जिस अधिवेशन का हुआ है, उस अधिवेशन की संपूर्ति होना स्वाभाविक है। ये नित्य क्रम है उत्पत्ति और विलय की, और इसलिए इस पर बहुत शोक नहीं करना चाहिए दर्शन के विद्यार्थी को। और अब अपने मन के उद्गार में पूरे संक्षिप्त शब्दों में रख नहीं पा रहा हूँ मैं कितना इस समय प्रसन्न हूँ इस आयोजन से और इसकी पूर्णता से, लेकिन फिर भी मैं सबके प्रति वरिष्ठ आचार्यों के जो उद्बोधन और आशीर्वचन प्राप्त हुए हैं, परिषद के सदस्यों को, उनको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ और ईश्वर से यह कामना करता हूँ कि भविष्य में भी उनको स्वस्थ और प्रसन्न रखें, जिससे आगामी अधिवेशनों में भी उनका आशीर्वचन हमें प्राप्त हो सके। और जो भी हमारे परिषद के सदस्य इसमें सम्मिलित हुए हैं, उनके प्रति हृदय से मैं अपना स्नेहपूर्ण आदरपूर्ण अभिवादन करते हुए आभार व्यक्त करता हूँ कि वो आगामी अधिवेशनों में और अधिक संख्या में और अधिक गुणात्मक पेपर्स के साथ उपस्थित होने का प्रयास करेंगे। मैं समवेत रूप से सबको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि समय की हम लोगों के पास है। धन्यवाद। लेखा प्रतिवेदन एवं पुरस्कारों की घोषणा करने हेतु परिषद के ऊर्जावान सचिव आदरणीय प्रोफेसर JS दुबे जी को आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद सूर्यप्रकाश जी। इस 65वें अधिवेशन के आयोजन की भूमिका 2019 में 64वां अधिवेशन भोपाल में हुआ था, उसके आम सभा के पूर्व बन गई थी। आम सभा में यह प्रस्ताव वर्तमान कुलपति प्रोफेसर रजनीश शुक्ल जी ने मेल से भेजा था कि 65वां अधिवेशन महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के आतिथ्य में आयोजित होगा। यह आयोजन सितंबर-अक्टूबर 2020 में किसी समय होना था, किंतु विश्वविद्यालय की कुछ व्यस्तता
और कुछ कोरोना की महामारी की समस्या, इन दोनों के चलते उस समय यह कार्यक्रम संपन्न नहीं हो पाया। फिर तय किया गया कि फरवरी 2021 में ब्लेंडेड मोड में सम्मिश्र पद्धति से लगभग 50 लोगों को भौतिक रूप से उपस्थित करके और शेष लोगों को ऑनलाइन उपस्थित करके इस अधिवेशन का आयोजन किया जाए। लगभग सारी तैयारियां पूरी हो गई थी, किंतु लगभग एक सप्ताह पूर्व, आयोजन के एक सप्ताह 10 दिन पूर्व, महाराष्ट्र में और खास करके इस इलाके में, वर्धा, अमरावती, इस इलाके में कोरोना बहुत भयंकर रूप से फैलने लगा, जिसमें हम लोगों को तत्काल ये निर्णय लेना पड़ा कि इसको स्थगित कर दिया जाए, इस अधिवेशन को। अब 65वें अधिवेशन को आयोजन करने की समस्या थी। 66वें अधिवेशन के लिए हमारे पास प्रस्ताव कश्मीर विश्वविद्यालय श्रीनगर का था। हम लोगों ने उनको अप्रोच किया कि आप 65वां अधिवेशन जून 2021 में अपने यहाँ आयोजित कर लें, लेकिन उस समय भी फिर कोरोना की दिक्कत वहां भी शुरू हो गई, तो वहां भी आयोजित नहीं हो पाया। अंततः कार्य समिति ने हमारे अध्यक्ष जी के निर्देशन में यह निर्णय लिया और वर्तमान कुलपति प्रोफेसर रजनीश शुक्ल जी ने जिस शिद्दत से और उनके बिहाफ पे जयंत जी ने जिस दमदारी से बार बार कहा कि हम समानांतर सत्र 6, 8, 10 जितने आप कहेंगे वो, और आम सभा में लगभग 500 लोगों को एक साथ जोड़ने का सारा कार्यक्रम हम संपन्न कर सकते हैं, इतना सुविधा और इतने संसाधन हमारे पास हैं। तो मैंने व्यक्तिगत रूप से इन संसाधनों को नहीं देखा था, लेकिन जिस तरह से पिछले 1-1.5-2 वर्षों से ऑनलाइन कार्यक्रम चल रहे थे इस विश्वविद्यालय के, उस पर मुझे भरोसा था कि ये कार्यक्रम ऑनलाइन संपन्न हो जाएगा। अंततः निर्णय हुआ कि 17 से 21 अगस्त तक 5 दिनों का अधिवेशन आयोजित किया जाए, और 5 दिनों का अधिवेशन भी कार्य समिति के अनेक सदस्यों के मंतव्य के अनुसार इसलिए आयोजित हुआ कि समानांतर कार्यक्रम कोई भी नहीं किए जाएं, एक के बाद एक किए जाएं। समय का अभाव रहा, प्रारंभ में कम पत्र आए, लेकिन जैसे जैसे अधिवेशन का समय निकट आता गया पत्रों की संख्या लगभग डबल हो गई, और इस समय हमारे पास कुल 250 पत्र पहुंचे थे, जिसमें से 212 पत्र पढ़े गए हैं इस पूरे 5 दिवसीय अधिवेशन में। एक समस्या फिर हुई, कुलपति जी ने हमारे परिषद के अध्यक्ष से कहा कि कार्य समिति के ही कुछ लोग आ जाएं तो आयोजन में ऐसा लगेगा कि यह परिषद का आयोजन है, अन्यथा हम लोग यहाँ से आयोजित करेंगे तो ये लगेगा कि विश्वविद्यालय का आयोजन है। गुरुदेव ने मुझे कहा कि मैं तो नहीं जाऊंगा, तो जा भी नहीं सकता, घर वाले परमिट नहीं कर रहे हैं। हमारे कुछ अन्य पदाधिकारियों ने भी असहमति जताई, और सारा दारोमदार मेरे गुरुदेव ने मेरे ऊपर ठोक दिया कि आप जाइए और वहां जाके आयोजन कीजिए। अब मैं अकेला क्या करता, लेकिन गुरुदेव का आदेश, गुरुदेव की छत्र छाया और मेरे अग्रज प्रोफेसर रजनीश शुक्ल जी की गोद, जिस गोद में मैं बैठा हूं आज, इन दोनों के साथ ये पूरा अधिवेशन पिछले 5 दिनों से चल रहा है। आप लोग उसके साक्षी हैं। कैसा हुआ, कितनी सफलता मिली, इसका मूल्यांकन तो बाद में आप लोग करेंगे। अब मैं अकेले यहाँ आ रहा था तो मुझे कुछ हैंड्स की जरूरत थी। पहली बार मैं वर्धा आया था, वर्धा में जो आपकी प्रोफेसर रजनीश शुक्ल जी की और जयंत जी की टीम है, उस टीम को मैं जानता नहीं था, लेकिन आने के बाद पता चला कि अगर मैं अकेले भी आता तो भी पूरी टीम मेरा साथ देती। अभी भी हमारे कमरे में दुर्गेश जी, धर्मेश जी, कई लोग बैठे हुए हैं। तो ये सभी लोग पूरे 5 दिन से, और 5 दिन के पहले भी निश्चित रूप से तैयारी में आप लोग लगे ही होंगे, तो सब लोग हमारे साथ अभी भी लगे हुए थे। लेकिन अपने साथ में अपने पिछले अनुभव के आधार पर, जब मैंने भोपाल में अधिवेशन कराया था, उस समय भी सांची विश्वविद्यालय के 3 शोध छात्र, श्री विनय तिवारी, मोहन सिंह भदौरिया और आमिर खान अहमद,
इन तीनों ने भरपूर वॉलंटियरशिप दी थी मुझे भोपाल में। मैंने इनसे कहा कि तुम लोगों को मेरे साथ चलना है, और मेरे साथ एक वर्कशॉप में ICPR का एक वर्कशॉप था, उसमें हरिद्वार में एकता जैन मेरे साथ रही। तो एकता जैन यहीं की रिसर्च स्कॉलर है, इसी विश्वविद्यालय में वर्तमान में है। तो ये 4 हाथ, मतलब 4 दूनी 8 हाथ मुझे मिल गए, तो मेरा काम आसान हो गया। मुझे लगा कि अब सारा कार्यक्रम हो जाएगा। अब आप लोगों को बताऊं कि काम आसान कैसे हो गया। मैंने इसको थोड़ा फैला दिया था। फैलाने का मेरा आशय ये था कि मैंने समस्त पार्षदों से या परिषद के समस्त सदस्यों से ये वादा किया था कि आप पेपर भले ही ऑनलाइन पढ़ें, लेकिन आपको प्रमाण पत्र हार्ड कॉपी में लिफाफे में डाल के आपके घर तक पहुंचाया जाएगा, और हम उसमें सफल हुए हैं। इस अधिवेशन के पहले दिन जो 17 तारीख को पेपर पढ़े गए उसके, और 18 तारीख को जो पेपर पढ़े गए उसके कुल 42 लिफाफे 18 तारीख को डिस्पैच कर दिए गए, और उन 42 लिफाफों में से लगभग 10 लिफाफे संबंधितों को मिल भी गए हैं। उनकी स्वीकृति भी आना प्रारंभ हो गई कि मुझे लिफाफे मिल गए हैं। 20 तारीख को 91 लिफाफे भेजे गए प्रमाण पत्रों के। आज 21 तारीख को शेष बचे 40 लिफाफे भेजे गए हैं। इस तरह से कुल 173 प्रमाण पत्र अभी तक रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजे जा चुके हैं। कुल 232 पत्र जो पढ़े गए उसमें से कुछ लोगों ने अपने नाम पते नहीं भेजे हैं। अगर वो हमारी आवाज को सुन रहे हो तो उनसे आग्रह है कि जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस पर अपना पता भेजें, जिससे उनके भी लिफाफे भेजे जा सकें। कुलपति जी के साथ उनकी जो टीम थी, डॉक्टर जयंत, डॉक्टर सूर्य प्रकाश पांडे, प्रोफेसर नृपेंद्र प्रसाद मोदी, डॉक्टर कृपा शंकर चौबे, इन सभी लोगों ने, मेरे पुराने मित्र यहाँ हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर अवधेश कुमार शुक्ला, इन सभी की लोगों ने 5 दिन में मुझे लगने ही नहीं दिया कि मैं अपने घर से अलग हूँ और किसी कार्यक्रम में इस तरह से संलग्न हूँ जिसका दारो मदार मेरे ऊपर है। इन सभी लोगों ने थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले ली थी, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो जयंत जी ने ली। मुझे कई जगह जो चीज नहीं समझ में आती थी, जैसे लिंक का विवरण, ये मैंने नहीं सोचा था कि लिंक के विवरण का भी एक प्रोफार्मा बना के और सारे प्रतिभागियों को भेजा जा सकता है। जयंत जी ने वो भी किया कि पूरे 5 दिन का लिंक, हर सेशन का अलग अलग समयवार, ये उन्होंने बनाया और बना के मुझे शेयर किया। जहां तक मैं उसको अपने प्रतिभागियों के साथ शेयर कर सकता था वो किया, और उसके बाद आपने भी अलग अलग मंचों से उसको शेयर किया। तो इस तरह से ये 65वें अधिवेशन का आयोजन यहाँ संभव हो पाया है। इसमें हमारी 17 व्याख्यान मालाएं होती हैं, जिसमें 5 व्याख्यानकर्ता अनुपस्थित थे, लेकिन 12 व्याख्यानकर्ताओं ने उपस्थित होकर अपना व्याख्यान दिया। उनको भी उनके प्रमाण पत्र और उनके मानदेय संबंधितों के खाते में भेज दिए गए हैं। ज्ञान विज्ञान परंपरा पर एक संगोष्ठी हुई, जिसमें 7 पत्रवाचक थे। उनमें 3 अनुपस्थित रहे और 4 ने उपस्थित होकर अपना पत्र प्रस्तुत किया। साम्य दर्शन पर एक दूसरी संगोष्ठी हुई, जिसमें 8 पत्रवाचक थे, 2 अनुपस्थित थे और 6 ने उपस्थित होकर अपना पत्र वाचन किया। तर्क एवं ज्ञान मीमांसा के विभागीय सत्र में कुल 26 पत्रों का वाचन हुआ, और इस सत्र की अध्यक्षता मैंने स्वयं की थी। नीति शास्त्र विभाग की अध्यक्षता डॉक्टर श्यामल किशोर ने की, और उसमें कुल 42 पत्र पढ़े गए। धर्म मीमांसा सत्र की अध्यक्षता हाजीपुर के डॉक्टर श्याम रंजन प्रसाद सिंह ने की, उसमें 20 पत्र पढ़े गए। समाज दर्शन विभाग की अध्यक्षता डॉक्टर विजय कुमार जी ने की, उसमें सबसे ज्यादा 47 पत्र पढ़े गए। तत्व मीमांसा विभाग की अध्यक्षता प्रोफेसर सोहन राज तातेड़ ने की, जिसमें 35 पत्र पढ़े गए। और योग एवं मानव चेतना, जिसको विधिवत रूप से इस विभाग को गत वर्ष से प्रारंभ किया गया था, लखनऊ अधिवेशन में इसका ट्रायल हुआ था और सबसे अधिक पत्र इसमें आए थे।
लेकिन उस वर्ष उसके बाद आम सभा से निर्णय लेकर के योग एवं मानव चेतना विभाग को विधिवत रूप से व्यवस्थित कर दिया गया। पहले 5 विभाग चलते थे, अब 6 विभाग चलते हैं। तो इस विभाग की अध्यक्षता नव नालंदा महाविहार के प्रोफेसर सुशील दुबे ने की। इसमें 40 पत्र पढ़े गए। इस तरह से जो भी पत्र पढ़े गए सबकी संस्तुतियां हमारे पास आई। संस्तुति पत्र समस्त विभागाध्यक्षों को भेज दिए गए थे। इनकी संस्तुतियों के आधार पर कुछ निर्णय लिए गए हैं। उद्घाटन सत्र में 10 पुरस्कार दिए जाते हैं जो विगत वर्ष के अधिवेशन के उपरांत और वर्तमान अधिवेशन की घोषणा के पश्चात तमाम प्रविष्टियां आमंत्रित की जाती हैं, पुस्तकों पर, व्यक्तियों पर, संस्थाओं पर, और उनके नाम भेजते हैं लोग, नाम निर्देशन करते हैं, प्रविष्टियां आती हैं। तो वो 10 पुरस्कार उद्घाटन में दिए जाते हैं। लेकिन अधिवेशन चलते रहने में अधिवेशन के दौरान कुल 12 पुरस्कार दिए जाते हैं, जिसमें से सबसे पुराना पुरस्कार आईसीपीआर के वर्तमान अध्यक्ष प्रोफेसर आरसी सिन्हा जी ने अपनी स्वर्गीय पत्नी की स्मृति में पुरस्कार किया कि जो भी 5-6 विभागों में पत्र पढ़े जाएंगे उस विभाग में सर्वश्रेष्ठ पत्र प्रस्तुति के लिए 1000 रुपये प्रति शोध पत्र वाचक को पुरस्कार स्वरूप दिया जाएगा। और ये प्रमाण पत्र जो आपकी स्क्रीन पर शेयर हो रहा है, यह प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तो मैं इसकी घोषणा करना चाहता हूं। सबसे पहले तर्क और ज्ञान मीमांसा सत्र में भागलपुर की अन्नू भारती को यह पुरस्कार मिला है और इन्होंने न्याय भाषा दर्शन में वाक्यार्थ विचार इस पर अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया। अगर मेरी आवाज को सुन रहे हों तो अपना पता दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर यदि नहीं भेजा हो, जिनके भी पुरस्कारों की घोषणा हो रही है, ये सभी लोग अगर पूर्व में पत्रवाचन के बाद अपना पता संबंधित व्हाट्सएप नंबर पर नहीं भेजा हो तो अभी भी भेज दें, जिससे उनका ये प्रमाण पत्र उन तक पहुंच जाए। नीति दर्शन में भागलपुर के ही रवीश कुमार को ये पुरस्कार मिला है, डॉक्टर विजय श्री स्मृति युवा पुरस्कार। और उन्होंने अपना पत्र प्रस्तुत किया था स्थानापन्न मातृत्व ब्रैकेट में सरोगेसी का भारतीय संदर्भ। तीसरा विभाग है धर्म मीमांसा का। इस विभाग में हरिद्वार की ऋचा सिंह ने पुरस्कार प्राप्त किया है और इनके पत्र का शीर्षक है धर्म परिवर्तन बनाम धार्मिक परिवर्तन। तत्व मीमांसा विभाग में वाराणसी के डॉक्टर अविनाश मिश्र ने पुरस्कार प्राप्त किया है। आपके पत्र का शीर्षक है पुनर्जन्म सिद्धांत एक समीक्षा। समाज दर्शन विभाग में मधेपुरा की अंकिता ने यह पुरस्कार प्राप्त किया है और आपके शोध पत्र का शीर्षक है दिनकर साहित्य में गांधी एक अवलोकन। योग एवं मानव चेतना विभाग में नालंदा के शिवराज रुद्र ने पुरस्कार प्राप्त किया है। आपके पत्र का शीर्षक है वर्तमान व्यस्त जीवन में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर योगासन का प्रभाव। इस प्रकार इन 6 विभागों में डॉक्टर विजय श्री स्मृति युवा पुरस्कार, जिसकी राशि 1000 रुपये प्रति विभाग की है, ये प्रोफेसर आरसी सिन्हा द्वारा दिया जाता है। इस वर्ष से 65वें अधिवेशन से एक नवीन पुरस्कार महिला महाविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है। उसके दर्शन शास्त्र विभाग की आचार्य डॉक्टर ज्योत्सना श्रीवास्तव ने प्रारंभ किया है। प्रोफेसर कृष्णलाल बहादुर स्मृति पुरस्कार। यह पुरस्कार 40 वर्ष से कम आयु वर्ग के छात्रों को जिन्होंने योग एवं मानव चेतना विभाग में सर्वश्रेष्ठ पत्र प्रस्तुत किया है, उनको ये दिया जाता है 1100 रुपये नगद एवं प्रमाण पत्र। इसमें मेरठ के डॉक्टर मयंक भारद्वाज ने यह पुरस्कार प्राप्त किया है और आपके पत्र का शीर्षक है योग ग्रंथ के अनुसार ज्ञान प्राप्ति
तथा योग साधना में गुरु का महत्व। प्रोफेसर सोहन राज लक्ष्मी देवी तातेड़ जोधपुर राजस्थान शोध पत्र पुरस्कार हमारे पूर्व उपाध्यक्ष और वर्तमान में एक सत्र के अध्यक्ष से तत्व मीमांसा के प्रोफेसर सोहन राज तातेड़ भी, आपने इस पुरस्कार का प्रवर्तन किया है। इसकी राशि 1000 रुपए है और यह विषय की दृष्टि से खुला हुआ है। इसमें प्रोफेसर किस्मत कुमार सिंह, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा के दर्शन विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर किस्मत कुमार सिंह ने यह पुरस्कार प्राप्त किया है और आपके शोध पत्र का शीर्षक है कोरोना आपदा में भारतीय चिंतन दर्शन की उपादेयता, एक विमर्श। मृदुलाबेन चिमनलाल रावल स्मृति युवा पुरस्कार गुजरात, यह भी एक पुरस्कार है जिसमें 700 रुपए नगद और प्रमाण पत्र दिया जाता है। हम लोगों के बहुत पुराने सदस्य थे, जब तक जिंदा रहे तब तक आते रहे अखिल भारतीय दर्शन परिषद के अधिवेशनों में, प्रोफेसर CV रावल, उन्होंने इस पुरस्कार को प्रवर्तित किया था। और इस पुरस्कार में शैव शाक्त दर्शन पर सर्वश्रेष्ठ शोध पत्र प्रस्तुत करने वाले को पुरस्कार दिया जाता है। तो अहमदाबाद की तमन्ना चौहान ने इस पुरस्कार को प्राप्त किया है, जिनके पत्र का शीर्षक है मीराबाई की रचनाओं में वल्लभ वेदांत। वैद्य श्री गणपत राम जानी कोलरपुर वाला गुजरात पुरस्कार, इसके 2 वर्ग हैं, एक कनिष्ठ वर्ग है और एक वरिष्ठ वर्ग है। कनिष्ठ वर्ग में सांची के श्री विनय कुमार तिवारी ने इसमें स्थान प्राप्त किया है, इस पुरस्कार को प्राप्त किया है। और आपके शोध पत्र का शीर्षक है मीमांसा एवं अद्वैत में अर्थापत्ति का स्वरूप। संयोग से विनय कुमार तिवारी हमारी टीम में भी हैं और इनकी इच्छा है कि यह पुरस्कार भौतिक रूप से इनको इस आभासी मंच पर दे दिया जाए। तो मैं विनय से आग्रह करूंगा कि आप यहाँ आएं और मैं परिषद के माननीय अध्यक्ष प्रोफेसर जटाशंकर जी और मंचस्थ समस्त अतिथियों की अनुमति से इस पुरस्कार को, हालांकि वर्तमान में कार्यकारी अध्यक्ष जी उपस्थित हैं, आप दे सकते थे, लेकिन अभी चूंकि मैं घोषणा कर रहा हूं इसलिए मैं आप लोगों की अनुमति से, यदि अनुमति हो तो इनको यह प्रमाण पत्र यहाँ प्रदान कर दूं। वैद्य श्री गणपत राम जानी कोलरपुर वाला पुरस्कार, कनिष्ठ वर्ग में यह पुरस्कार दिया गया श्री विनय कुमार तिवारी को। और वरिष्ठ वर्ग में वैद्य श्री गणपत राम जानी कोलरपुर वाला पुरस्कार 2020 का वरिष्ठ वर्ग में यह प्राप्त किया है पटना की पूर्णिमा कुमारी ने। और आपके शोध पत्र का शीर्षक है पारिस्थितिकी का महत्व भारतीय एवं पाश्चात्य दर्शन के दृष्टिकोण में। इसके पश्चात इस वर्तमान अधिवेशन का सबसे महत्वपूर्ण और महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से जो पुरस्कार हमारे वर्तमान उपाध्यक्ष प्रोफेसर BN ओझा जी देते हैं, उस पुरस्कार की राशि है 5100 रुपये, 5100 रुपये। पुरस्कार का नाम है श्रीमती देव सुंदरी देवी स्मृति महिला पुरस्कार। यह पुरस्कार दिल्ली की डॉक्टर रश्मि मिश्रा ने प्राप्त किया है। डॉक्टर रश्मि मिश्रा ICPR की जनरल फेलो हैं और गीता पर काम कर रही हैं। आपके पत्र का शीर्षक है गीता के विशेष संदर्भ में समभाव की समस्या। ये सारे प्रमाण पत्र और उसकी पुरस्कार राशि संबंधितों को भेज दी जाएगी। पुरस्कारों की घोषणा इतनी ही थी। एक पुरस्कार और दिया जाता है कमला देवी जैन पुरस्कार, लेकिन यह पुरस्कार समस्त विभागों में आउट ऑफ द बेस्ट
6 पुरस्कारों में 6 विभाग होते हैं, तो 6 विभागों में जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है उसके लिए भी प्रविष्टियां हमारे पास, संस्तुतियां समस्त विभागाध्यक्षों ने दी हैं। तो उन संस्तुतियों को ध्यान में रख के एक ज्यूरी बना के, निर्णायक समिति बना करके अगले अधिवेशन के उद्घाटन में यह पुरस्कार दिया जाता है। मतलब इस वर्ष का यह पुरस्कार अगले अधिवेशन के उद्घाटन सत्र में दिया जाता है। तो यह पुरस्कार इस वर्ष का अगले अधिवेशन में दिया जाएगा। ये घोषणाएं जी इतनी पूर्ण हुई, मेरा अपना दायित्व तो पूरा हुआ। इस अधिवेशन में महात्मा गांधी विश्वविद्यालय के साधनों और संसाधनों का जैसा पहले कहा जा रहा था, मुझे लगता है उससे अधिक हम लोगों ने उपयोग किया है। और जैसा कुलपति जी और जयंत जी दावा कर रहे थे, अपने दावे पर वो लोग खरे उतरे हैं। जयंत जी को खूब अच्छी ट्रेनिंग मिली है कुलपति प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल जी द्वारा, और उस ट्रेनिंग का इस सेशन में, इस अधिवेशन में भरपूर प्रभाव दिख रहा है। रही बात परिषद की, तो परिषद के धैर्य और क्रियाविधि में कोई कमी रही हो तो चूंकि मैं भौतिक रूप से उपस्थित था, इसलिए किसी अन्य को दोष न देते हुए सारा दोष मेरा, और यदि कुछ अच्छा हुआ हो तो वो पूरे परिषद के समस्त पार्षदों का और परिषद के सारी कार्यकारिणी का। इन बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। आगे की कार्रवाई के लिए सूर्य प्रकाश पांडे जी। बहुत बहुत आभार सर आपका। कार्यक्रम की अगली कड़ी में अब मैं इस अधिवेशन के प्रधान सभापति आदरणीय प्रोफेसर D.R. भंडारी जी को बहुत ही आदर के साथ उनके उद्बोधन हेतु आमंत्रित करता हूं। नमस्कार। दर्शन परिषद के 65वें अधिवेशन में सभी उपस्थित महानुभावों को मेरा प्रणाम। प्रोफेसर S.R. भट्ट, प्रोफेसर रमेश सिन्हा, प्रोफेसर नीरज, कुलपति प्रोफेसर रजनीश शुक्ल, कुलपति प्रोफेसर जटाशंकर जी, प्रोफेसर J.S. दुबे, प्रोफेसर जयंत उपाध्याय, और मेरे पिछले 50 वर्ष के दर्शन परिषद से जुड़ने के साथी जो हैं और जो किसी कारणवश जुड़ नहीं पाए, उन सबको मेरा प्रणाम। मेरे इस आभार को आप दिल से कही हुई शब्दों का अर्थ में संबंध स्थापित करें। परिषद से मैं जब से जुड़ा हूं, तब से परिषद ने हमको बहुत सारी बातें दी है, हमें कई चीजों से लाभान्वित किया है, और यथा योग्य जितना भी बन पड़ा मैंने अपना कार्य भी पूरा करने का प्रयास किया है। परिषद हमेशा आगे बढ़ती रहे, उत्तरोत्तर उसमें वृद्धि होती रहे, यही मेरी कामना है, शुभकामना है। और आज मेरे जो इस अधिवेशन का प्रधान सभापति बनाया है, उसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। विषय पे आता हूँ, थोड़ा सी बात करूंगा, समयबद्ध रहूंगा। महात्मा गांधी के जीवन दर्शन को आप देखें तो बड़ा ही नैतिक जीवन था। धर्म को नैतिकता से उन्होंने एक कर दिया। आप धार्मिक हैं तो आप नैतिक हैं, आप नैतिक हैं तो आप धार्मिक हैं। उन्होंने अपने विचारों में एकादश व्रत को अपनाया। बहुत सारे व्रत हैं, एकादश हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने स्थान सत्य और अहिंसा को दिया। ये स्तंभ है।
महात्मा गांधी के विचारों के स्तंभ है। सत्य और अहिंसा की आपको हर विचार में झलक मिलेगी, क्योंकि ये आधार है जिस पर वो उन्होंने आगे बढ़कर के ऐसे समाज की स्थापना का विचार किया जहां पर सत्य तो हो ही, साथ में वो समाज अहिंसक भी होना चाहिए। अहिंसक समाज ही सर्वोदयी समाज हो सकता है। जनतंत्र उसकी आवश्यक शर्त है। अगर हम जनतांत्रिक नहीं है, प्रजातांत्रिक नहीं है, तो हम अहिंसा का प्रादुर्भाव उसमें कैसे कर सकते हैं। महात्मा गांधी ने सर्वोदय की धारणा दी। उसी धारणा को आचार्य विनोबा भावे ने आगे बढ़ाया, बहुत कार्य किया। समय कम मिला, महात्मा गांधी को भी कम समय मिला और विनोबा भावे को भी कम समय में मिला, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी उस वक्त भारत को अंग्रेजों की दास्ता से मुक्ति दिलाना। तो उन्होंने जो सर्वोदय का विचार हमारे सामने प्रस्तुत किया, वो सबके भले का सिद्धांत है। और क्योंकि उनका मान्यता थी कि सबके भले में ही अपना भला है, मिल और बेंथम के उपयोगितावाद से आगे बढ़कर के उन्होंने सबके भले की बात की। उपयोगितावादी सिद्धांत में कुछ लोगों के भले की बात थी, लेकिन उन्होंने अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख या हित या कल्याण को आगे बढ़ा करके सबके कल्याण की बात की और कहा कि सबके भले में अपना भला है। उनकी निगाह में समाज का हर वर्ग एक समान है, उनके काम की कीमत भी एक समान है। दोनों का आजीविका का पूर्ण हक है, जो उनकी अपनी योग्यता और आवश्यकता के अनुसार मिलनी ही चाहिए। साधारण मजदूर का, किसान का, धनवान का जीवन एक समान होने से सच्चा जीवन अपनाना बहुत जरूरी है और उसका आधार सर्वोदयी समाज ही है और हो सकता है। सवाल ये आता है साहब कि सर्वोदयी समाज में क्या क्या बातें होती है या होनी चाहिए। तो क्योंकि महात्मा गांधी का बहुत ज्यादा बल ग्राम स्वावलंबन पर था। अगर हमारे हिंदुस्तान का गांव स्वावलंबी है, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ है, तो वहां पर बहुत सारी दुविधाओं की समाप्ति हो सकती है। लेकिन ये स्वावलंबीपन का मतलब ये भी है कि सत्ता का तो विकेंद्रीकरण होना चाहिए। अगर सत्ता किसी एक हाथ केंद्रीकृत है, तो फिर उसमें सबके भले के बारे में कौन विचार करे। सारा विचार तो स्वार्थ के हिसाब से मेरा अपना हो जाएगा। इसलिए सत्ता का विकेंद्रीकरण बहुत जरूरी है। एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि मैं अपने बारे में सोचता हूँ, लेकिन मुझे सोचना तो सबके बारे में चाहिए। ये विकेंद्रीकरण के द्वारा ही संभव है। सत्ता एक हाथ में नहीं रहनी चाहिए। ये उनका बहुत ही बेहतरीन सिद्धांत था। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं बहुत ज्यादा संग्रह करता हूं, तो मैं किसी के हिस्से की हक को अपने हक में ले लेता हूं। अपरिग्रह बहुत जरूरी है। परिग्रह ही काफी बुराइयों की जड़ है। अगर मेरे पास में बहुत ही ज्यादा संग्रह होगा, तो मैं किसी और का हक मार रहा हूं। इसीलिए उन्होंने साथ में ट्रस्टीशिप का सिद्धांत भी जोड़ दिया। उनके सर्वोदय में ट्रस्टीशिप भी जरूरी है। अगर बहुत ज्यादा धन संग्रह हो रहा है किसी के पास, तो वो ट्रस्ट में डाल देगा और ट्रस्ट का काम सारे समाज के लिए काम करेगा। उनके उत्थान के बारे में, उनके भले के बारे में, उनके कल्याण के बारे में बात करेगा। लेकिन ये यहाँ पर किसी भी प्रकार के शोषण से पूरी तरह से इनकार किया गया है। और इसके लिए महात्मा गांधी जी ने ये हमें बताया भी था
कि हमें अनेकांतवाद को अपनाना पड़ेगा। अनेकांतवाद जो है, अनेकांतवाद जो है वो सभी मतों को, विचारों को स्वीकार करने की हमें कुछ कह रहे हैं आप? सुनाई नहीं दिया। तो ये अनेकांतवाद का सिद्धांत भी बहुत जरूरी है। इससे क्या है कि हम सभी प्रकार के मतों का, विचारों का आदर करेंगे, क्योंकि सब विचारों में कुछ न कुछ सत्य का अंश तो होता ही है। तो इस प्रकार से हमारे सामने परंपरा भी है और उसको आगे बढ़ाने का विचार महात्मा गांधी और विनोबा जी के द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। तो ये हम कह सकते हैं कि हमें अपने अतीत की महान हमारा अतीत बहुत ही गौरवशाली रहा है, लेकिन उसके पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं और वो रास्ता हमें महात्मा गांधी और विनोबा जी ने बताया है। प्रश्न ये है कि महात्मा गांधी और विनोबा जी ने जो हमें रास्ता बताया वो तो चले गए, उन्होंने अपना काम कुछ हद तक पूरा किया, कर पाए नहीं कर पाए, क्योंकि समय लगता है इन चीजों में, सारों में। लेकिन उनके द्वारा बिताए गए विचारों को हम अपने किस रूप में आगे बढ़ा सकते हैं? करना पड़ेगा। सिटी ऑफ द गॉड का इनको धरती पर लाना, यथार्थ रूप दे पाना बड़ा कठिन है, लेकिन असंभव तो नहीं। समय लगता है, परिस्थितियां बदलती है और उसके आधार पर विचार बदलते हैं, कार्य बदलते हैं, प्रक्रिया बदलती है और हम उस प्रवृत्त हो जाते हैं। तो प्रयासों की जरूरत है और प्रयास ईमानदारी के साथ होने चाहिए। तो जाकर के बात यह है सर कि हम इन सब कार्यों के लिए सरकारों पर निर्भर नहीं रह सकते। सरकारों का काम बहुत कुछ अलग तरह का होता है, जिसमें संवैधानिक व्यवस्थाएं होती है, कानून का अपना एक राज्य होता है और उसके आधार पर हम सबको जीना होता है, जीवन गुजारना होता है, उनका अनुपालन करना होता है। तो ये संभव नहीं है कि सरकार हमारे सारे कार्यों को पूरा करे और एक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था को लागू कर दे। उसमें बहुत सारी बातें हैं, आप सब लोग जानते हैं, तो ज्यादा उस पर आधारित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस हम जी रहे हैं उसके अंदर हमें कई बातों की स्वतंत्रता, हम विचार प्रकट करते हैं, हम आलोचना करते हैं, हमें शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार भी है, परंतु कई बार हम अपनी स्वतंत्रता की सीमा को लांघ जाते हैं। यहाँ पर कई बार हम विरोध के लिए भी विरोध करते हैं और इस प्रकार से जो मुद्दा होता है, जो उद्देश्य होता है, वो गौण हो जाता है। ये हमारा तात्पर्य नहीं है। लेकिन इस तरह की बातें जो है, ये बात भी सत्य है कि स्वतंत्र हैं, लेकिन स्वतंत्रता कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होती है, निरपेक्ष नहीं होती। आपकी स्वतंत्रता वहां खत्म हो जाती है जहां से मेरी स्वतंत्रता आरंभ हुई। तो इस प्रकार से हम सीमा को लांघ जाते हैं और केवल मात्र विरोधी हमारा लक्ष्य हो जाता है
और मुख्य मुद्दा गौण हो जाता है। ये हमारे सामने अति प्रजातंत्र, एक्सेसिव ऑफ द डेमोक्रेसी का एक एग्जाम्पल है, जो हम फेस भी कर रहे हैं और उसको ठीक करने का प्रयास भी कर रहे हैं। पर प्रजातंत्र के अंदर ज्यादा ठीक कर पाना कठिन हो जाता है, बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए हम ये सब बातें इसलिए कर रहे हैं कि हमें सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर होने की जरूरत नहीं है। हमें अपने अंदर ही वो चेतना जागृत करनी है। मानवता के भले के लिए, विश्व कल्याण के लिए हमें जरूरी है कि हम ऐसे समाज का निर्माण करें जो सर्वोदय, जो सबके भले, सबके उत्थान, सबके उदय, सबके अभ्युदय के बारे में सोचता हो। तो ऐसे समाज का निर्माण की नींव तो रख दी गई है, पीढ़ियों से, सदियों से रखी गई है, जिसे हमारे सामने स्पष्ट रूप से उद्देश्य बना करके महात्मा गांधी और विनोबा जी ने प्रस्तुत किया। वो आज इस वर्धा की धरती पर जो गांधी जी की और विनोबा जी की कर्म स्थली है, इसके बारे में विचार करना समीचीन है और हम कर रहे हैं। और जन कल्याण की बात जो है वो हमारा मुख्य है। अतः आम जन के पूरे प्रयास ही हमें सर्वोदय के विचार को एक्चुअलाइज, यथार्थ बनाने में ज्यादा योगदान दे पाएगा। ये हमें अपने अंदर इसका आत्मविश्लेषण भी करना है और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम आगे भी बढ़ना है। तो मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ और दर्शन परिषद और हमारे जो विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल को बधाई देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा आयोजन किया और समीचीन विषय को हमारे सामने विचार विमर्श के लिए प्रस्तुत किया। जेएस दुबे साहब ने बहुत सारी बातें कह दी थी, उसके बाद में मेरे कहने का कोई ज्यादा यहाँ पर अर्थ नहीं है और उनको तो मैं बधाई दूंगा ही, क्योंकि उन्होंने बड़ी कर्मठता के साथ ये कार्य किया है, जो कि एक तरह से हमारे लिए नया अनुभव था, नया प्रयोग था, लेकिन ठीक हो गया, अच्छा हो गया। आगे और अच्छी बात होगी और हम मिलेंगे, श्रीनगर में मिलेंगे और बातें करेंगे, मित्रों से बातें होगी और विचार विमर्श होगा। मैं सभी लोगों को अपना धन्यवाद देता हूँ, दर्शन परिषद को खास तौर पर, क्योंकि उन्होंने मुझे इस अधिवेशन का प्रधान सभापति मनोनीत किया और मैं आपके विचारों से लाभान्वित हूँ। नमस्कार, प्रणाम। बहुत बहुत आभार सर आपका। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के जनसंचार विभाग के विद्यार्थियों द्वारा प्रायोगिक अखबार मीडिया समय का प्रकाशन किया जाता है। अखिल भारतीय दर्शन परिषद के 65वें अधिवेशन पर मीडिया समय ने एक विशेषांक निकाला है। इसका संपादक जनसंचार विभाग की पीएचडी शोधार्थी सुश्री नंदिनी सिन्हा द्वारा किया गया है। इसका ऑनलाइन लोकार्पण